Morning, everybody. Today, this lecture is very concerning to all of you, those who are preparing for civil service and different types of examinations. Today, I am going to discuss रायसेना डायलॉग. आज हम लोग बात करेंगे भारत का, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अपने रेपुटेशन सभी अपनी इमेज को देखें, तो अनेकों प्रकार के ऐसे एक्टिविटीज किए जा रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने देश की सामरिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं. रायसीना डायलॉग भी उसी का एक, हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल तथा जियो इकोनॉमिक का एक पार्ट हो जाता है, जिसका 2016 से लगातार ओएफएस तथा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भारत की दोनों की कंट्रीब्यूशन से, दोनों की रिप्रेजेंटेशन के आधार पर रायसीना डायलॉग लगातार भारत इस तरह के कह सकते हैं जो इनिशिएटिव्स होते हैं, इस तरह के इनिशिएटिव लगातार भारत की तरफ से कराई जा रही है. भारत में अभी जो 2021 का जो अभी रायसीना डायलॉग हुआ है, या यदि एडिशंस के दृष्टि से देखा जाए तो एडिशन के दृष्टि से छठा एडिशन हो जाता है. तो 2021 का अभी भारत में जो छठा एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग की गई, यह 13 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल 2021 दिल्ली के रायसीना से इसको मुख्य रूप से लॉन्चिंग की गई. मुख्य रूप से वहां से इसकी कह सकते हैं जो प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्टिंग की गई. रायसीना का इतिहास आपके बहुत अच्छा से, आप भी इससे रूबरू हुए होंगे. ऐसा आगे हम इसमें बहुत लंबे लेक्चर भी में स्पष्ट भी कर देंगे. रायसीना की पहाड़ी जो दिल्ली में पड़ता है, जहां पर हमारा संसद भवन, पार्लियामेंट इंडिया का, प्रेसिडेंट का जो रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री का, तथा भारत के बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री का जो ऑफिसेज हैं, मिनिस्ट्री हैं, वे सारे वहां पर संलग्न हैं. अभी 2021 का जो छठा एडिशन रायसीना डायलॉग का हुआ, इसमें 50 देशों का 50 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट हुए. 50 कंट्रीज का लगभग 150 स्पीकर्स या स्पोक पर्सन्स कर सकते हैं, डेलीगेट्स इसमें वक्तव्य अपना दिया, उन्होंने अपने स्टेटमेंट को रखा. रायसीना डायलॉग एक ऐसा डायलॉग है, एक ऐसा समिट है जिसके द्वारा भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती जो होता है, उस चुनौती को रखने की कोशिश करता है, तथा उस पे विश्व को जो ध्यान होती है उसे आकृष्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी भारत के द्वारा इससे कोशिश लगातार 2016 से करते आ रही है. अभी 50 देशों ने इसमें अपनी सहभागिता, यानी इसमें उन्होंने पार्ट किया. साथ ही साथ 150 स्पीकर्स इसमें भी भाग लिए. अब ये प्रश्न होता है कि यह जो अभी किया गया छठा जो एडिशंस की गई, छठे एडिशंस में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें एक संक्षेप में कम से कम याद रखना चाहिए. उसके बाद हम लोग बहुत लंबी लेक्चर्स के दौरान बहुत सारी डीप चीजों को देखेंगे. तो इसमें जो हमारे फॉरेन जो अफेयर्स है, यानी विदेश मंत्रालय का एक हमने वक्तव्य पढ़ा था, यानी कि बयान पढ़ा था. उस बयान में बताया गया था कि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे तथा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, ये दोनों जो रायसीना डायलॉग जो होने जा रहा है 2021 का छठा जो डायलॉग होगा, इसमें दोनों मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के रूप में दोनों को नामित किया जा चुका था, दोनों को नॉमिनेट किया जा चुका था. इसके अलावा भी कह सकते हैं बहुत सारे और एक्सटर्नल डेलीगेट्स को इसमें लाए गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीसे पाये ने और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-वेल ली ड्रॉयन, ये दोनों रायसीना डायलॉग में भी दोनों ने पार्टनरशिप या कह सकते हैं पार्ट किया, दोनों ने अपना हिस्सा लिया. इसके अलावा विश्व के स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डेलीगेट्स तथा ऑफिशियल्स लोगों ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया तथा अपने विचारों को, तथा भारत के द्वारा जो ये मुद्दा, खास तौर पे 2021 का जो मुद्दा रहा, या कोविड-19 जो एक एपिडेमिक है, विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को रखा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए तथा इसमें कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाए जिससे कि विश्व इस तरह के समस्याओं से भविष्य में न जूझे तथा इससे हम निवारण कर पाए. इस तरह की चीजों को लेकर इसमें मुख्य रूप से डिस्कस की गई इस समिट के आधार पर. इस सबमिशंस के आधार में हमने देखा कि अनेकों मंत्रियों के अलावा बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे जो इसमें संलिप्त हुए या कह सकते इन्वॉल्वमेंट अपना दिए. उनमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि रायसीना डायलॉग के अंतर्गत हिस्सा लेने वाले बहुत सारे ऑफिशियल्स जो मौजूद हुए, उसमें पुर्तगाल हुआ, स्लोवानिया हुआ,
रोमानिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, चिली, मालदीव, ईरान, कतर और भूटान, ये सारे राष्ट्र जो थे मुख्य रूप से इसमें पार्टिसिपेट किए। अब ये प्रश्न होता है कि ये है क्या। यदि रायसीना डायलॉग के बारे में हम लोग चर्चा करें तो रायसीना डायलॉग में हमें बहुत सारे चीजों को अध्ययन करना होगा, लेकिन ये है क्या, ये सारे चीजों के बारे में मैं एक टेस्ट के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये फिगर आप देख रहे हैं 2021 का जो रायसीना डायलॉग हुआ उसका ये फिगर है। और ड्यू टू कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण इस साल क्या हुआ कि फिजिकल नहीं हो पाए, इसे वर्चुअली करना पड़ा, इसे ब्रॉडकास्ट भी करना पड़ा। एक्चुअली रायसीना डायलॉग जो है एक हमारा एनुअल मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है। एनुअल मल्टीलैटरल का मतलब ये वार्षिक बहुद्विपक्षीय या बहुपक्षीय या एक कॉन्फ्रेंस होता है, समिट होता है, जो मुख्य रूप से जियोपॉलिटिकल तथा जियो इकोनॉमिक्स के आधार पर काम करती है। इसमें हमने देखा कि भारत की तरफ से 2 मिनिस्ट्री लगातार 2016 से इस चीजों को या इस समिट को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी भारत का विदेश मंत्री, तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो एक एनजीओ के रूप में भारत की तरफ से दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके द्वारा लगातार 2016 से ज्वाइंटली जो है रायसीना डायलॉग को यहाँ पर अनाउंस या कह सकते हैं सफलतापूर्वक इस तरह के सम्मेलन को कराने में वो सक्षम रहे हुए हैं। रायसीना डायलॉग आखिर नाम पड़ा कैसे, ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है। एक्चुअली रायसीना जो डायलॉग है इसकी जो नाम पड़ी हुई है वो रायसीना हिल के द्वारा पड़ा है, या रायसीना हिल से इसको लाया गया है। कारण क्या हुआ कि रायसीना हिल दिल्ली में है सबसे पहले, और वहां पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज, बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री उसका वहां पर दफ्तर है यानी ऑफिसेज है। साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति का जो महल है, राष्ट्रपति का जो आवास है तथा राष्ट्रपति भवन जो वहीं पर है। उसके अलावा हम कह सकते हैं जो विदेश मंत्रालय भारत का है, तो विदेश मंत्रालय भी रायसीना हिल्स पर ही पाया जाता है, जिसके कारण उसी के आधार पर उसी के नाम पे इसे रायसीना डायलॉग नाम दी गई। रायसीना हिल को यदि हम एरिया के आधार पर देखें तो मुख्य रूप से दिल्ली में अवस्थित है। साथ ही साथ इसको आप यदि हम पॉलिटिकली और जियो पॉलिटिकली की बात करें, इसकी हिस्ट्री को आप देख सकते हैं कि दैट हाउसेज द मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ इंडियन नेमली, तो यहाँ पर भारत के सबसे महत्वपूर्ण यदि हम ऑफिस की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो वह बिल्डिंग में सबसे पहला हमारा राष्ट्रपति भवन आता है जो यहीं पर सिचुएटेड है, यहीं पर उसको सेटअप की गई है। साथ ही साथ सेक्रेटरिएट बिल्डिंग यहीं पर है, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है यहीं पर है, और बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री, दूसरे मिनिस्ट्रीज जो है उनके भी ऑफिसेज यहाँ पर हैं। रायसीना हिल जो है चारों तरफ से सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स के द्वारा। वो इंपोर्टेंट बिल्डिंग में कौन कौन है, राजपथ है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है तथा इंडिया गेट है। इसके द्वारा आप कह सकते हैं रायसीना हिल जो है चारों तरफ से क्या हुआ, कवर्ड है, घिरा हुआ है। अब इसके फॉर्मेशंस के और आगे हम लोग देखें तो इसकी यदि हिस्ट्री को आप देखें, इसका इतिहास क्या होता है कि 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था। 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वहां सबसे पहले हम देखें तो रायसीना जो हिल है वहां पर लगभग 300 फैमिलीज, लगभग 300 वहां पर जो लोकल विलेजेस थे, गांव थे, वे सारे को अक्वायर कर लिया गया, और अक्वायर कर करके वहां वायसराय का हाउस बनाया गया था। आप कह सकते हैं कि वायसराय का आवास का निर्माण वहां पर किया गया था। लेकिन देश की आजादी के बाद हमने क्या देखा कि एक पूर्ण रूप से एक परमानेंट रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति का नियमित रूप से जो उनके आवास होते तथा उनकी जो ऑफिसेज होते उस रूप में इसको तब्दील कर दिया जा चुकी है। अब प्रश्न बनता है कि जो हम रायसीना डायलॉग प्रत्येक साल 2016 से लगातार हम करते आ रहे हैं, व्हाट्स रीजन या व्हाट्स पर्पस बिहाइंड, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका उद्देश्य यदि देखा जाए तो यह मुख्य रूप से एक कॉन्फ्रेंस है जो डिस्कस करती है कॉपरेशन ऑन द मोस्ट चैलेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे ज्यादा देखा जाए चैलेंजिंग पॉलिसी होती है, चैलेंजिंग जो या कह सकते हैं सीवियर, जो डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, या जो चुनौतियां आती है, वे सारी चुनौतियों को एक कॉपरेशन के आधार पर, एक दूसरे के सहयोगात्मक के आधार पर यह डिस्कशन करती है, बातों करती है तथा सॉल्यूशन को निकालती है। रायसीना डायलॉग जो है यह इंडिया का सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, जो ग्लोबल एफर्ट्स को डिस्कवर सॉल्यूशंस के आधार पर लाती है। पूरे वर्ल्ड की जो चुनौतियां हैं वे सारी चुनौतियों को एक सॉल्यूशन देने का कहीं ना कहीं कार्य करती है।
साथ ही साथ प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, इसके द्वारा हम एक स्टेबिलिटी को भी देते हैं, इसके द्वारा हम अपॉर्चुनिटी को भी आइडेंटिफाई करते हैं, तथा हम कह सकते हैं जिससे कि ये सेंटर जो हमारा एक सेंचुरी से कह सकते हैं दशकों से इस तरह के जो मामला होते हैं, चुनौतियां होती हैं, वो सारे चीजों को यहाँ हम सोल्यूशन देने में कामयाब हो जाते हैं। इट हैज ऑलरेडी विटनेस्ड द इवेंट टू डिकेड, जैसा कि पिछले 2 डिकेड से इसकी जो रिजल्ट है अक्वायरिंग है देखने को मिलता है। The conference addresses the most challenging issues faced by international community, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे पास चुनौतियां होते हैं, उस चुनौतियां को सबसे पहले हम यहाँ पर जो फेस करते हैं, उस चुनौतियां को ही हम यहाँ क्या करते हैं, इस कॉन्फ्रेंस का आधार पर इसको एड्रेस करते हैं, यानी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल जितने भी लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड के जितने भी नेता होते हैं, ये डायलॉग के दौरान क्या करते हैं, वो कॉपरेशनली क्या होता है एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, जहां पर एक वाइड रेंज ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल पॉलिसी तथा मैटर्स को हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं तथा उसका रिजल्ट निकालने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग का मुख्य रूप से इसका यही पर्पस होता है तथा इसका यह उद्देश्य होता है। अब प्रश्न होता है कि हु पार्टिसिपेट्स, इसका पार्टिसिपेशन होता कौन, करता कौन है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो पार्टिसिपेशन सहभागिता की यदि बात करते हैं, डायलॉग इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स। यहाँ पर बहुत सारे अनेक प्रकार के ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व की जाती है, सम्मिलित की जाती है ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन, वेयर हेड्स ऑफ स्टेट, जो भी उस सरकार के जो हेड होते हैं, राज्य के जो हेड होते हैं, वो इसमें आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तथा लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की जाती है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि यह डायलॉग के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको भी इसमें वेलकम किया जाता है, उनको भी सम्मिलित की जाती है। साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ द मीडिया एंड एकेडेमिया जो होते हैं, रिसर्चर आप कह सकते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल्स आप कह सकते हैं, ये सारे लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब प्रश्न होता है कि इसका महत्व क्या है, क्या महत्व है जिसके कारण हम रायसीना डायलॉग किया जाता है प्रत्येक साल। इसका महत्व देख सकते हैं, द डिजाइन ऑफ द डायलॉग फॉलो सिंगापुर संग्री लॉ डायलॉग, यानी ये जो हम रायसीना डायलॉग जो करते हैं, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंडा है, एक समिट है, एक कॉन्फ्रेंस है, उसी का पूरा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर यहाँ पर मुख्य रूप से डिस्कशन की जाती है तथा उसके आधार पर या कह सकते उसकी बेस पर ही इसकी सिग्निफिकेंस को बनाई जाती है। उसका नाम है सिंगापुर संग्री लॉ डायलॉग। जो एक्चुअली देखा जाए तो 2021 में 2021 में क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस ऑफ होस्टेड इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट विद इन पर्सन कन्वर्सेशन एंड डिजिटल डिस्कशन ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि अब की जो भी किए गए ये सारे एक्टिविटी जो हुए, जो कन्वर्सेशंस हुए, वो सारे कन्वर्सेशन डिजिटल फॉर्म में किए गए, डिजिटल डिस्कशंस के आधार पे किए गए। और ये आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज दैट, एंड यू कैन आल्सो गो थ्रू दिस एग्जाम, दैट आपसे 2021 का जो रायसीना डायलॉग हुआ उसका थीम क्या है, थीम से आपको पूछा जाएगा। तो इस साल का 2021 का जो थीम था, वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। 2021 का यह मुख्य रूप से स्लोगन था या कह सकते हैं थीम थी। अब इसके अंतर्गत हमने देखा कि जो रायसीना डायलॉग होती है 2016 से जो लगातार हम इसको देख रहे हैं कि कंटिन्यू किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा तथा ORF के द्वारा। अब प्रश्न बनता है कि ORF है क्या, ORF के बारे में हम जाने। तो ORF जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है या कह सकते हैं NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली में है। इज इट ओके? इसका 3 और सेंटर्स है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है तथा एक कोलकाता में है। इसका दिल्ली के अलावा 3 और इसके सेंटर्स हैं, इसका 3 और दफ्तर यानी ऑफिसेस हैं। इसका पर्पस मुख्य रूप से यदि ORF को देखा जाए, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का देखा, तो इसका मुख्य मकसद जो है यह सीख करता है यानी खोजता है क्या, टू लीड एंड एड पॉलिसी थिंकिंग, जिससे कि विश्व के सामने ये नेतृत्व कर सके, ऐसे पॉलिसी थिंक करता है, ऐसे पॉलिसी का निर्माण करता है जो विश्व के सामने टुवर्ड्स बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोस्पेरस इंडिया, जिससे कि हम भारत को एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तथा प्रोस्पेरस बना सकें। ठीक है, साथ ही साथ कह सकते हैं इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड, दुनिया के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलना तथा एक जो सही ईमानदारी या कह सकते हैं एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है, उस ट्रांसपेरेंसी का निर्माण करने के लिए इसमें भरपूर कोशिश की जाती है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि इसकी जो लक्ष्य होता है वह होता है कि हम डिस्कवर को हेल्प करें, जिससे कि इन्फॉर्म इंडिया जो है, जो कि भारत के जो अभी
चॉइस है या भारत की जो भी डिमांड है, इस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की हम कोशिश करेंगे। फर्दर इसके अतिरिक्त भी हम कह सकते हैं कि इट कैरीज इंडियन वॉइसेस, भारत की जो आवाज है इस आवाज को उठाती है, विश्व के सामने इस आवाज को रखती है। एंड आइडिया टू फोरम शेपिंग ग्लोबल डिबेट्स, विश्व के सामने जो ग्लोबल डिबेट्स होते हैं उस डिबेट्स के सामने भारत का अपना जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो को भी रखने की कोशिश करता है। इसकी भी महत्व है। यदि ओआरएफ की बात करें, ओआरएफ का भी कुछ अपना महत्व है। इस महत्व को देखें तो इसकी यदि सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट आल्सो प्रोवाइड्स नॉन पार्टीशन। ये सबसे पहले नॉन पार्टीशन हमें प्रोवाइड करता है। वेल रिसर्च एनालिसिस, तथा इसके जो भी मैनिफेस्टो या कैसे इसके डेटा या इसको रिपोर्ट जो होती है वह पूर्ण रूप से वेल रिसर्च डेटा इनके होते हैं, एनालिसिस होते हैं। एंड इनपुट टू डाइवर्स डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट, जिससे कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं इनपुट के आधार पर उनमें डाइवर्स हो जाती है, जिससे कि बिजनेस कम्युनिटी बन जाना, एकेडमिया को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, तथा सिविल सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड जो है इसको एक कैसे एक सही कह सकते हैं शेप दिया जा सके, ये सारे गतिविधियों पे इसमें मुख्य रूप से काम की जाती है। तो ओवरऑल यदि ये सारे बात इस चीजों को देखा जाए तो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सारे एक्टिविटीज के आधार पर भारत की तरफ से हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंसी को रखने की कोशिश की जाती है। आगे फिर हम कुछ नए